जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today we will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक मेडिसिन सेमाग्लूटाइड नाम का. सेमाग्लूटाइड ये हो सकता है कि आपके घर में किसी ने पहले यूज किया हो, या अगर आप डॉक्टर हो तो आपने किसी को रेफर किया हो. अभी ये न्यूज में फिर से मेंशन था. और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को ना आदत होती है इन मेडिसिन या ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेडिसिनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछने का. तो हम आज सेमाग्लूटाइड के डिटेल्स देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. सेकंड थिंग, वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है. देखेंगे वो क्या रिकॉर्ड है और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे. देन टाइटेनियम. टाइटेनियम, दिस इज अ मेटल विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज. ये एक कॉमन मेटल है, वैसे ऐसा नहीं है कि टाइटेनियम इससे पहले यूज नहीं होता था, पर फिर से न्यूज में मेंशन्ड है ना. चंद्रयान 3 से रिलेटेड या बाकी डेवलपमेंट से रिलेटेड फिर से न्यूज में आया. टाइटेनियम के बाद बाकी भी कॉमन यूजेज हैं, मेडिसिनल फील्ड में भी यूज किया जाता है इसको, मेडिकल फील्ड में है ना. किसी के पाँव में हाथ में कहीं सर्जरी हुई तो टाइटेनियम के प्लेट्स लगाए जाते हैं. तो हम इसके बाकी डिटेल्स भी चेक करेंगे. देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एक बार फिर से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी न्यूज में है, ये हम डिस्कस करेंगे. द फिफ्थ वुड बी हडसनियन गॉडविट, एक स्पीसीज जो न्यूज में रहा और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये फेवरेट होता है स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछना. हम इसे देखेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. So come to the very first topic, the medicine which was mentioned in the news. कौन सा मेडिसिन? सेमाग्लूटाइड. सेमाग्लूटाइड तो जेनरिक सेमाग्लूटाइड जो है ना, इसका एक्सेस बढ़ गया है, पर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया इसका मिसयूज ना करना तुम, नहीं तो ना रिस्क भी अराइज हो सकते हैं. तो सबसे पहले सेमाग्लूटाइड का यूज क्या होता है वो देख लें, कंपोजिशन क्या है ये देख लेंगे, क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. कम टू द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. क्या लिख रहा है? दैट सेमाग्लूटाइड इज अ प्रोटीन बेस्ड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट एड्स इन वेट मैनेजमेंट. यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आगे ये डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि वेट मैनेजमेंट में, ओबेसिटी में हेल्प भी करता है ना. बाय एक्सेलरेटिंग गैस्ट्रिक एम्पिटिंग एंड स्टिमुलेटिंग हंगर सिग्नल्स. अब इस स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि एक मेडिसिन जो कि वेट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वो हंगर सिग्नल्स को स्टिमुलेट अगर कर देगा तो फिर वेट मैनेजमेंट कैसे होगा. एक्चुअली में सेमाग्लूटाइड नाम का जो मेडिसिन है ना, वो हंगर सिग्नल को सप्रेस करता है. कि आपको भूख भी लगी होगी ना तो आपके माइंड तक वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो आप कम खाओगे तो ओबेसिटी के भी चांसेस कम होंगे, ओबेसिटी भी कंट्रोल होगा और डायबिटीज भी कंट्रोल होगा. ये फंक्शन होता है. तो पहला स्टेटमेंट इसके वजह से क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ये हंगर सिग्नल को स्टिमुलेट नहीं करता है, कम करता है. दूसरी बात, सेकंड स्टेटमेंट, जेनरिक ड्रग्स आर सिग्निफिकेंटली चीपर देन देयर पेटेंट काउंटर पार्ट्स. बिल्कुल सही बात है यहां तक. प्राइमरली बिकॉज दे यूटिलाइज ए डिफरेंट लेस रिफाइंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें वही इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जेनरिक मेडिसिन में जो किसी पेटेंट बेस्ड मेडिसिन में होते हैं. बस बात क्या होती है कि पेटेंट बेस्ड मेडिसिन में ना क्लिनिकल ट्रायल ज्यादा होता है. So that is one of the reason behind costly nature of the patent based medicine. सेकंड भी यहाँ रॉन्ग हो गया हमारा. थर्ड क्या है भाई? अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, medicines that carry significant risk of side effects require a doctor's prescription for purchase and are classified under H1 or X. ये वैसे सही स्टेटमेंट है. और देखो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 है, एक्ट 1940 का और रूल्स 1945, उसके अकॉर्डिंग ना कुछ मेडिसिन को H1 एंड X कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है कि अगर इन मेडिसिन से किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, तो आप इसको ऐसे ही जाकर दवा के दुकान से खरीद के नहीं ला सकते. इसके लिए क्या चाहिए? एक लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए. ठीक है. चलिए, बाकी कुछ मेडिसिन होती है जिनको हम ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर, कि भाई सर में दर्द हुआ, जाके हमने डिस्प्रिन या सेरिडोन खरीद लिया. आई एम नॉट सजेस्टिंग डिस्प्रिन सेरिडोन, बस मैं बोल रहा हूँ. तो वो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जो सेफ टू यूज होती हैं, कोई भी उसको यूज कर सकता है. ओके. सेमाग्लूटाइड की जहां तक बात करें तो सेमाग्लूटाइड GLP-1 नाम का एक रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन है जो एपेटाइट को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है, जिससे कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी लाभ मिलता है और वेट कंट्रोल भी हो सकता है.
जेनेरिक मेडिसिन के कैटेगरी में सेमाग्लूटाइड का काउंट हो पाएगा। क्यों जेनेरिक मेडिसिन और ये जो ड्रग पेटेंट होते हैं, तो जरा यहाँ पर देखिए कि जो ड्रग पेटेंट है ना वो लगभग 20 साल के लिए इंडिया में काम करते हैं। मतलब अगर कोई नया ड्रग डेवलप होगा, कोई नई मेडिसिन डेवलप हुई, तो वो 20 ईयर्स के लिए पेटेंट उसका रहेगा। उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी क्या करती है कि उसको छोड़ देती है और फिर वो जेनरिक वर्जन के लिए यूज करने लायक बन जाता है। वंस द पेटेंट एक्सपायर, अदर मैन्युफैक्चरर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कैन यूज देम एज जेनरिक वर्जन्स। सस्ता इस वजह से जेनरिक मेडिसिन होता है, उसका एक मेन रीजन क्या है कि जेनरिक मेडिसिन जो होते हैं ना उनको रिपीटेड क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। पेटेंट बेस्ड जो मेडिसिन होते हैं इनको रिपीटेड क्लिनिकल ट्रायल करना होता है, जिसके वजह से इनका कॉस्ट बढ़ जाता है, ये भी एक रीजन है। बाकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होती। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, बिकॉज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बड़ी छोटी सी मगर इंपॉर्टेंट बात है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड बने हैं गवर्नमेंट के। तो क्या है ये? पहला स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कोई भी टेन्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। देयर इज नो सच टेन्योर, कोई भी टेन्योर नहीं है। एक्चुअली में जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट का प्लेजर ऐसा भी नहीं है कि कल को प्रेसिडेंट बोलेगे चलो पीएम का पोस्ट खाली कर दो, वैसा नहीं है। क्योंकि पीएम तब तक बना रहेगा जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है या फिर जो पार्टी है वो पार्टी ने लोकसभा में उसकी मेजोरिटी हो। बट फिर भी कहा जाता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होल्ड करते हैं। आर्टिकल 74 और 75 यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 74 बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वुड बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और 75 बोलता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एंड प्राइम मिनिस्टर का, वो कौन करेंगे? द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां तक बात होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो वो किसके लिए रहती है? लोकसभा के लिए। बात भी सही है, क्योंकि लोकसभा पॉपुलर हाउस है, उसके मेंबर्स को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कॉलेक्टिवली? लोकसभा के लिए, है ना। चलो सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर व्हिच इज प्रैक्टिकली कॉन्टिंजेंट अपॉन एंजॉयिंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एकदम सही बात है कि चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरेशन में ऑफिस होल्ड करते हैं। लेकिन वही वहां पे प्लेजर कहने का मतलब कि जब तक मेजोरिटी है। करेक्ट, सेकंड वाला। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ना तो चीफ मिनिस्टर के लिए ना प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 5 year का टर्म नहीं फिक्स करता है। वो होता है एक्चुअली क्या है कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है और तब तक आपको मेजोरिटी है तो आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। ठीक है। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्टेट्स दैट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द एंटायर पार्लियामेंट इंक्लूडिंग बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? लोकसभा के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर लोकसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा में मेजोरिटी होना नहीं जरूरी है। बात सही है कि नहीं है? 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, पर लोकसभा में मेजोरिटी थी तो सरकार बनी ना। तो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, फर्स्ट भी इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा? 1 and 3 यार। अगर करेक्ट पूछते हैं तो हम 2 ओनली चूज करते हैं, है ना। ये करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान दो। मैं अभी भी डीसीए सेशन हो या प्री सिक्योर हो, मैं देखता हूँ कि तुम लोग ये गलतियां करते हो, इसको सही करो। बुझ रहे हो? बाकी हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं ये लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड बने हैं, क्योंकि पहले ये सीएम भी रहे थे गुजरात के और अभी पीएम रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बने हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 16 years 286 days का टाइम पीरियड कंप्लीट किया था। हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर है इनका 16 साल 286 दिन अभी नहीं हुआ है। सीएम और पीएम मिला के इनका टेन्योर बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू सीएम तो पहले नहीं थे, तो वो बस पीएम वाला टेन्योर था। इनका सीएम और पीएम मिलाकर इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। बाकी कुछ और भी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड है, जैसे पवन कुमार चामलिंग सर सिक्किम के थे चीफ मिनिस्टर, श्री नवीन पटनायक एंड श्री ज्योति बासु वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स यहाँ पर हैं कि उनके क्या क्या अलग अचीवमेंट्स हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में आज हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इट फॉर्म्स द पैनल टू एड्रेस इन्वेसिव एनियल स्पीसीज। एक नया पैनल बनाया गया कि इन्वेसिव एनियल स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, जिनको शॉर्ट में पता है क्या बुलाया जा सकता है? IAS, IAS, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज।
एक पैनल बनाया गया कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को एड्रेस कैसे करेंगे, तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी उसके लिए एक पैनल बनाई है। क्यों? क्योंकि कई इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कई तो पॉइजनस भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। चलिए, अब पहला स्टेटमेंट क्या, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। एकदम सही बात है कि ये भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किया सो दैट भारत के जो ऑब्लिगेशंस है ना, जो कन्वेंशन है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जिसको बोलते हैं, बॉन कन्वेंशन, उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। उसके लिए भारत की तरफ से एक बॉडी होगी, कौन सी बॉडी? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द अथॉरिटी इज हेडक्वार्टर इन दिल्ली एंड ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो, रॉन्ग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करता है गाइज। ठीक है, और हेडक्वार्टर भी दिल्ली में नहीं है, चेन्नई में है। चेन्नई है, ये एक्सप्रेस वाले चेन्नई में। सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या है? रिगार्डिंग इकोलॉजिकल थ्रेट, पोस्ट इन्वेजिव इरेडिकेशन प्रोग्राम आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू मैनेज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज लाइक लेंटेना कैमारा एंड वाटर हैसिंथ। ये लेंटेना कैमारा एंड वाटर हैसिंथ, ये दो पॉपुलर इन्वेसिव स्पीसीज हैं, IS स्पीसीज हैं। इनके पिक्चर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, कुछ आइडिया भी होगा लेंटेना कैमारा और वाटर हैसिंथ का। बट एक्चुअली में ना पोस्ट इन्वेजन इरिडिकेशन प्रोग्राम ना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि एक बार इन्वेसिव स्पीसीज कहीं पर आ जाए तो फिर भैया जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो 2 and 3 आर रॉन्ग, ओनली 1 वाज करेक्ट। आंसर क्या होगा? लग रहा है ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग किया गया, इंडिया को यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी टारगेट है इंडिया के फ्लोरा फौना कंजर्वेशन से रिलेटेड वो फुलफिल करे, और बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का वो भी इंश्योर करे। फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स जो हैं बायोडायवर्सिटी से मिलने वाले, उसको भी नेशनल लेवल पे इंश्योर करने का काम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी करती है। इसके साथ फिर सपोर्ट में स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत लेवल पे वर्क करती है। मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में बायोडायवर्सिटी होने वाले बेनिफिट्स, उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग इंडिजीनियस कम्युनिटी को हो सके, बाकी जो लोग जिनके पास वो नॉलेज है उनको मिल सके, ये इंश्योर करने का काम भी हमारी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ही करती है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब हम इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की बात करें तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का देखो एक रीजन क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये काफी जल्दी स्प्रेड करते हैं, इकोलॉजिकल डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है, क्योंकि अगर किसी एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रेड हो जाएंगे ना तो वहां पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं, देर आर मेनी एनिमल्स एज वेल हु आर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। हेल्थ हजार्ड भी क्रिएट होता है। इंडिया में पॉपुलर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज में वाटर हैसिंथ है, पैराथेनियम है जिसको कांग्रेस ग्रास भी बुलाते हैं, बीजेपी सपोर्टर वालों को ये बड़ा पॉपुलर नाम लगता होगा, नहीं, लेंटेना कैमारा है। और इनका सबसे इफेक्टिव मेथड है कंट्रोल करने का कि भाई इनको प्रिवेंट ही कर दो, इनको आने ही मत दो, जब ये आएंगे नहीं तो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है इनके मैनेजमेंट का, इनके कंट्रोल का। क्योंकि एक बार इन्वेसिव स्पीसीज किसी रीजन में स्टेब्लिश हो गया ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट देम। दैट्स वाई अभी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को एक पैनल बनाना पड़ रहा है कि हम जो वाटर हैसिंथ या लेंटेना कैमारा है इसको हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, द फोर्थ टॉपिक इज अबाउट टाइटेनियम, क्योंकि द हिंदू क्या बोल रहा है दैट अहेड ऑफ चंद्रयान 4 IIT एंड PRL टीम डिकोड्स मून्स टाइटेनियम रिच रॉक्स। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि लूनर फील्ड में, लूनर डिपॉजिट्स में हमको टाइटेनियम तो मिलता है, इसके अलावा बाकी इंडिया में अर्थ पे भी टाइटेनियम मिलता है, बट लूनर डिपॉजिट्स में भी टाइटेनियम है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या, टाइटेनियम इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसा मैंने तुम्हें बताया, एंड डेंटल इम्प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, इन सारी चीजों में टाइटेनियम को यूज करते हैं, ये आप याद रखिएगा, जनरल साइंस के लिए भी आपके काम आएगा। दूसरा, टाइटेनियम इज फिजियोलॉजिकली इनर्ट एंड एक्सिबिट्स हाई बायोकॉम्पेटिबिलिटी, ensuring it does not react adversely with human tissues and bone। बात एकदम सही है कि ये ना फिजियोलॉजिकली इनर्ट होता है, इसलिए अगर आपके दांत में भी टाइटेनियम इम्प्लांट यूज किया गया तो उससे ना किसी भी टाइप का हार्म नहीं होगा, आपके बॉडी में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में यूज किया गया तो कोई हार्म नहीं होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज सपोर्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट कि क्यों इतना वाइडली यूज होता है
है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम टाइटेनियम की बात कर ले, तो इट इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क पहला क्या हो गया आज का, कि आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अबंडेंट मेटल क्या है। लाइट वेट होता है टाइटेनियम। नेचुरली ये मेटेरॉइड्स में, सन में, लूनर लॉक्स में भी मिलता है। हालांकि हमारे अर्थ में भी कई डिपॉजिट्स में आपको प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलेगा, जैसे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कोस्टल जो प्लेसर डिपॉजिट्स है वहां पर मिलते हैं। मेनली दो ओर के फॉर्म में इसका प्रेजेंस मिलता है, इल्मेनाइट नाम का ओर एंड रूटाइल नाम का ओर। ये भी याद रखिएगा कि दीज आर द टू ओर्स, रूटाइल एंड इल्मेनाइट्स, रिलेटेड टू टाइटेनियम। एक्सट्रैक्शन मेथड की बात करें तो जनरल साइंस में यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रॉल प्रोसेस नाम का एक प्रोसेस है, थ्रू दिस प्रोसेस द टाइटेनियम इज एक्सट्रैक्टेड। इसी प्रोसेस से टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थ्रू द क्रॉल प्रोसेस। ओके, नाउ अब हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक, कि टाइटेनियम काफी स्ट्रेंथ होता है इसका, लेकिन लाइटर होता है। तो जब लाइटर होता है ना, तो आप इसको वही बॉडी में भी अगर हम प्रोस्थेटिक में यूज कर रहे हैं तो हमें लाइट वेट चाहिए ना। हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो स्ट्रेंथफुल भी हो, जो लो रिएक्टिव हो, लेकिन लाइट वेट भी हो। एरोप्लेन में यूज करते हैं, स्पेसशिप बनाने में यूज करते हैं, कई जगह पर यूज कर सकते हैं इसको, है ना। दिस इज द ओनली एलिमेंट दैट बर्न्स इन नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन में बर्न होता है, मतलब एयर में अगर टाइटेनियम रखा हुआ है तो अचानक से उसमें आग भी नहीं पकड़ेगा। एंड दैट्स वाई इन सारे फील्ड में, एरो स्पेस से लेकर इंडस्ट्रियल पिगमेंट बनाने में, मेडिसिन से लेकर एलॉइंग एजेंट बनाने में, एस्ट्रोनॉमी में, हर जगह पर टाइटेनियम का यूज होता है। दैट्स वाई ये काफी वाइडली डिमांडेड मेटल है। ओके, और इंडिया में हमारे पास इसका अच्छा खासा रिजर्व है, अच्छा खासा प्रेजेंस है। हम इसको जितने अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकें, यूज कर सकें इंडिया के लिए, हम इन सारे फील्ड में हमारा इकोनॉमिक साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकेगा, राइट। कम टू द लास्ट बट नॉट द लेस्ट टॉपिक अबाउट दिस स्पीसीज, हडसोनियन गॉडविट। हडसोनियन गॉडविट नाम का ये जो स्पीसीज है ना, ये वन ऑफ द रेयर स्पीसीज है जो कि काफी लंबी दूरी ट्रेवल करता है। देख रहे हो कितना, 30,000 किलोमीटर एक साल में ट्रेवल कर लेता है। इतना तो इब्ने बतूता नहीं घूमता था जितना ये स्पीसीज घूम लेता है। इब्ने बतूता कौन था, बताओगे क्या? कमेंट सेक्शन में बताना पढ़ के जरा। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या, द हडसनियन गॉडविट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब यहाँ आंसर करने के लिए हमको इसका आईयूसीएन स्टेटस देखना पड़ेगा, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया भैया, कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा स्पीसीज आए, आप टाइम टू टाइम उसका आईयूसीएन स्टेटस रिवाइज करते रहिए, है ना। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, द यूएन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको हम बॉन कन्वेंशन भी बुलाते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एजिज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एकदम सही बात है। यहाँ पर बॉन कन्वेंशन का देखो मैंने ब्रीफ भी मेंशन करके रखा है कि किस तरह से 1979 में बॉन जर्मनी में इसको फॉर्म किया गया था, एंड फ्रॉम 1983 इट केम इनटू फोर्स। जब सिग्नेचर वगैरह हुआ तो 1983 से बॉन कन्वेंशन या यूएन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आ गया। इसके कुछ अपेंडिक्स हैं, जैसे अपेंडिक्स 1 जो है ना, अपेंडिक्स 1 में, बॉन कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में उन स्पीसीज को रखा जाता है जिनके नंबर बहुत कम हो चुके हैं, जिनको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन चाहिए। और अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को रखा जाता है जिनके नंबर अभी उतने ज्यादा कम नहीं हुए हैं, बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। इंडिया बॉन कन्वेंशन का मेंबर 1983 से रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, अंडर द सीएमएस लीगल फ्रेमवर्क स्पीसीज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 आर दोस थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। एक्चुअली नॉट, स्पीसीज हु आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 आर थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फिर से 1 एंड 3 इनकरेक्ट हो गया। हमें पूछ रहा था कितने इनकरेक्ट हैं, हम क्या बोलेंगे, ओनली 2 या एनी 2, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, यूपीएससी में ऐसे खूब क्वेश्चंस आते हैं। जहां तक हम इस स्पीसीज की बात करें तो इट ब्रीड्स प्राइमरली इन सब आर्कटिक एंड बोरियल रीजन्स। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इस रीजन में मिलता है, और काफी सॉरी काफी लंबी दूरी ट्रेवल करने के लिए इस स्पीसीज को जाना जाता है। बॉडी फॉर्मेशन क्या है, लॉन्ग पीक होता है, बीक होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस, इसका थ्रेट किस वजह से है, तो थ्रेट है ऑब्वियसली माइग्रेटरी रूट में किसी ने तीर मार के उसका चिकन टंगरी कबाब बना के खा गए। ये सारे बहुत सारे इसके थ्रेट होते हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन बन जाता है। बाकी बॉन कन्वेंशन बेसिकली हमने फिर से डिस्कस किया है, तो ये आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था यूपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राजा है जिसने
एक न्यू सिटी का फाउंडेशन किया ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। यहाँ पे किस कृष्णा के ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है? तुंगभद्रा। और वो कौन सा किंगडम है? विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर को नन अदर देन बट हरियर ने स्टेब्लिश किया था। हरियर वन या हरियर बुलाओ एंड उसके भाई बुका, हरियर एंड बुका ने मिलकर कृष्णा रिवर के साउथ बैंक पर, जहां से तुंगभद्रा बहती है, वहां पर एक किंगडम स्टेब्लिश किया जिसको विजयनगर एम्पायर बुलाते हैं। और फिर वो विजयनगर एम्पायर आगे खूब ग्रो किया, उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं आर्ट एंड कल्चर में भी। ठीक है, सो द आंसर इज हरियर वन। और हरियर साथ में उसका भाई बुका का भी नाम याद कर लो। कौन से बैंक, रिवर के बैंक पर है ये विजयनगर एम्पायर? तुंगभद्रा। कृष्णा के बैंक पर नहीं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा के बैंक पर है। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा, दूसरा पॉलिटी बेस्ड, कि व्हेन अ बिल इज रेफर टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय विच मेजोरिटी। तो एक्चुअली सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना होता है। जब किसी बिल को ज्वाइंट सिटिंग के लिए पास किया जाता है ना, तो सिंपल मेजोरिटी से वो दोनों हाउस में पास होगा। आंसर होना चाहिए हमारा ए। आंसर होगा हमारा क्या? ए। हाँ, इस केस में लोकसभा को फायदा हो जाता है कि लोकसभा के पास सिंस मेंबर ज्यादा हैं, सो दैट्स व्हाई सिंपल मेजोरिटी से जब बिल पास होगा ना, तो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है उसको फायदा हो जाएगा और बिल उसके फेवर में पास होकर निकल जाता है। इट मीन्स रूलिंग पार्टी के फेवर में, क्योंकि ऑब्वियसली लोकसभा में उनकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, तभी तो वो रूलिंग पार्टी है। ठीक है, अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आए तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर। अभी यूएस, ईरान, इजराइल की जो पूरी कहानी चल रही थी ये यूरेनियम एनरिचमेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी। चल रही थी क्या? अभी भी चल रही है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट से रिलेटेड ये आपके लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी का। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप देखोगे, इन्हें अटेम्प्ट करोगे, आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। कल के प्रीसिक्योर के सेशन में हम फिर मिलेंगे, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।